Hello students, I Amir Hussain from Systech Mechanical Department. Today we will discuss about different operations performed by lathe. कल हमने बात करी थी लेथ मशीन के बारे में, पार्ट्स ऑफ मशीन के बारे में। हमने देखा था कि लेथ मशीन को अगर इंट्रोड्यूस करना है आप तो सिंपल सी लाइन आप ये कहें कि लेथ इज़ अ मशीन टूल। और अगर आपको लेथ को डिफाइन करना है तो लेथ इज़ अ मशीन टूल विच इज़ यूटिलाइज्ड to remove the undesired amount of material from in order to get the desired shape of product। ठीक है। सो हमने जैसे कल बात कही थी कि लेथ मशीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आपको एक डिज़ायर्ड शेप ऑफ अ प्रोडक्ट मिले अगर आप उस पर से किसी जॉब के ऊपर से अनडिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। सो अगर आपको डिज़ायर्ड शेप ऑफ मटेरियल अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपके डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं आपके, जैसे सेंटरिंग, फेसिंग, टर्निंग, चैम्फरिंग, नर्लिंग, थ्रेड कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, स्पिनिंग, टेपिंग, पार्टिंग ऑफ। सो हम हर एक ऑपरेशन के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और वेट डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला ऑपरेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सेंटरिंग। आखिर सेंटरिंग होता क्या है? एक्चुअली में क्या होता है, कल हमने चक के बारे में बात करी थी। तो चक एक तरफ से चक तो आपके जॉब को होल्ड कर लेता है, लेकिन कल मैंने आपको ये भी बात बताई थी अगर आपने स्पिंडल के थ्रू, मतलब टेल स्ट्रोक जो रहता है आपके दूसरे एंड पर, उसमें क्या रहता है, आपका स्पिंडल होता है और स्पिंडल का ये डेड सेंटर होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डेड सेंटर क्या करता है, जॉब को सपोर्ट करता है। अगर आपने डेड सेंटर अगर नहीं लगाया तो ये जॉब क्या करेगा, आपका ऊपर नीचे मूव होगा, एसेंट्रिसिटी होगी इसमें। मीन्स क्या होगा, पहले तो शाफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी गोल घूमते वक्त, रोटेट होते वक्त, फिर मिड में भी आ सकती है रोटेट होते वक्त, फिर यही शाफ्ट नीचे की तरफ भी जा सकती है। कुल मिला के एसेंट्रिसिटी का मतलब ये कि ऊपर नीचे मूव करेगी आपकी शाफ्ट वाइल ऑन रोटेटिंग द चक। फिर क्या है कि इसलिए अगर आपको जब सपोर्ट करना होता है स्पिंडल से, तो कई बार आपको क्या होता है, अगर आपने डायरेक्टली स्पिंडल से सपोर्ट कर दिया तो हो सकता है कि आपकी जो एक्सेस है वो यहाँ ना हो के वो किस तरफ हो, ये एक्सेस नीचे की तरफ चले जाए। जैसे कि मतलब ये जॉब है आपका, इस जॉब की एक्सेस आपकी ये थी, यहाँ सेंटर आना था, लेकिन आपने क्या किया धोखे में, जो आपका डेड सेंटर था वो हल्का सा ऊपर लगा दिया। तो अगर आपने ये डेड सेंटर हल्का सा ऊपर लगाया तो ये जॉब के जो डायमेंशंस होंगे वो वेरी हो जाएंगे। इसके लिए आपका ज़रूरी है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का जॉब को आप सबसे पहले सेंटर पे मार्किंग करें। आप किसी भी जॉब की अगर मार्किंग करना चाह रहे हैं तो किस तरह से आपको सेंटर मिलाने की ज़रूरत है। सबसे पहले जैसे मान के चलिए ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे मार्किंग करनी है, सेंटर करना है। तो मान के चलिए कि कोई भी एक रेडियस है 24, इसका डाया मान लेते हैं हम 24, इसका रेडियस है, सॉरी डायमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, आप कहेंगे 12 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ के सेंटर मार्क कर लीजिए आपका। ठीक है, आप सेंटर मार्क कर लीजिए। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई हम इसका सेंटर मार्क कैसे करेंगे, इसमें तो बहुत दिक्कत आएगी हमें मार्क करने के लिए, क्योंकि अगर आप कंपास से भी अगर आप करते हैं इसके ऊपर तो ये तो ऑलरेडी आपने 24 का डाया बना के तैयार किया होगा और फिर मार्किंग की होगी। जी नहीं, एक्चुअली में ये कुछ इस तरह का जॉब होता है, ये आप सिलेंड्रिकल बाद में बनाते हैं इसे। ये कुछ इस तरह का जॉब है, ये एक स्क्वायर जॉब होता है, इस तरह का जॉब होता है ये एक। और इसको आपको सिलेंड्रिकल में के साथ साथ इसको सिलेंड्रिकल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके बारे में बताऊंगा आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर आपको सबसे पहले कोई भी जॉब, अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसका सेंटर मार्क करना होता है। तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर सेंटर मार्क कर लीजिए जितना भी आपको, जितने भी डाया का करना चाह रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगर आपने 24 का डाया लिया है तो आपको क्यूब का ब्लॉक जो लेना पड़ेगा वो मैक्सिमम लेना पड़ेगा। मीन्स आप क्या करिए 27 का डाया, 27 का स्क्वायर ब्लॉक ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप आराम से 24 का डाया आप बना सकें सिलेंड्रिकल में। तो यहाँ आके आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक सेंटर मार्क करना होता है। और यही सेंटर मार्क करने के बाद आप क्या कीजिए, एक चक में एंड देन आपके डेड सेंटर के बीच में इसे इंस्टॉल कर दीजिए। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो एसेंट्रिसिटी होता है कोई भी जॉब में वो ऊपर नीचे मूव नहीं होगा, वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा और डायमेंशंस बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे, सिलेंड्रिकल डायमेंशंस। ठीक है, डायमीटर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब हम दूसरा ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ये होता है फेसिंग ऑपरेशन। जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस आपकी है, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है
और इस सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर बहुत सारे रफ सरफेस हैं, मीन्स ये रफ है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको स्मूथ बनाना है। तो अगर आपको स्मूथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो आपके पास क्या होता है, एक फेसिंग टूल होता है। ये फेसिंग टूल हम क्या करते हैं, टूल पोस्ट में इंस्टॉल करते हैं और इसके एंड पोर्शन पर, ये तो मूव हो रहा है वर्क पीस, तो आपका चक के साथ मूव हो रहा होगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी दौरान आप क्या कीजिए, धीरे धीरे करके टूल को हम वर्क पीस के कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं। और जब आपका कल मैंने आपको बताया था क्रॉस स्लाइड के बारे में, सो क्रॉस स्लाइड क्या होता है, आपको क्रॉस स्लाइड फीड देता है, आपको सॉरी फीड आपका इस डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, और क्रॉस स्लाइड क्या रहता है, डेप्थ ऑफ कट देता है। तो ये डेप्थ आप देते चले जाना है। इस तरफ अगर मूव करता है आपका क्रॉस स्लाइड, तो ये कहलाता है आपका डेप्थ ऑफ कट। इसे घबराइए मत, अगर नहीं आ रहा होगा समझ में, तो वाइल ऑन परफॉर्मिंग अवर टास्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स। ठीक सो ये क्या है, आपका डेप्थ ऑफ कट है। और फीड किस तरफ हो रहा है, आपका फीड इस तरफ मोशन करता है। किसकी हेल्प किससे कर रहा होगा, ये आपके सैडल की हेल्प की वजह से कर रहा होगा। सैडल की वजह से आपका फीड मोशन होता है। अब वर्कपीस पे अगर हमें कोई भी सरफेस अगर कुल मिला के हमें फेसिंग करनी होती है, तो एंड के जो सरफेस होते हैं, बिल्कुल एंड पोर्शन जो रहता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस एंड प्रोडक्ट को फिनिशिंग करने के लिए हम फेसिंग ऑपरेशन यूटिलाइज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि मुझे एक स्क्वायर ब्लॉक है कोई, अगर आपको इस स्क्वायर ब्लॉक को, अगर आपको ये एक स्क्वायर ब्लॉक है पूरा का पूरा, इस स्क्वायर ब्लॉक को, अगर आपको ये स्क्वायर ब्लॉक है आपका, ठीक है, अब आपको इस स्क्वायर ब्लॉक को आपको क्या करना है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको सेंटर मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे। यह आपका क्या हो जाएगा, टेल स्टोक हो जाएगा, और इस तरफ से क्या आ जाएगा, आपका ये चक आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने, ये चक ने इसको होल्ड कर लिया यहाँ पर। ठीक, तो अब क्या होगा भाई, ये रोटेट होगा। ये जैसे ही रोटेट होगा तो आपका टूल कहाँ किस तरफ होगा, आपका टूल इस तरफ होगा। आपका टूल ये इस तरफ होता है। ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सो एक बार मैं आपको फिर से अच्छे से समझा देता हूँ किस तरह से, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक तरह से मान के चलिए, ये एक ब्लॉक है मेरे पास, ये मेरे पास एक ब्लॉक है यहाँ पर, और इस ब्लॉक को अगर मुझे सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो उस दौरान क्या होगा, ये ब्लॉक पूरा का पूरा रोटेट होता है, और आपका क्या होता है यहाँ पर, आपका यहाँ पर ये टूल होता है। ठीक है, जैसे ये टूल कांटेक्ट में आता है, आपका जॉब रोटेट होता जाता है एक डेफिनेट स्पीड के ऊपर। ठीक है, और धीरे धीरे टर्निंग आप क्या करते हैं, फीड देते हैं। फीड मीन्स लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट टूल को मूव करते हैं, और डेप्थ ऑफ कट देते चले जाते हैं जितना भी आपको मटेरियल रिमूव करना होता है। ठीक है, तो ये एक टर्निंग का ऑपरेशन होता है। टर्निंग मीन्स किसी भी, टर्न करना मीन्स क्या होता है, चेंज करना। टर्न मीन्स क्या करना होता है, चेंज करना होता है, तो टर्निंग बोल रहे हैं हम इसको। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टर्निंग कहलाता है। अब इसमें बहुत सारे तरह के टर्निंग होते हैं, स्ट्रेट टर्निंग, शोल्डर, रफ टर्निंग, फिनिश टर्निंग, टेपर टर्निंग, इसेंट्रिक टर्निंग। सो वन बाय वन मैं आपको सारे टर्निंग ऑपरेशंस बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं स्ट्रेट टर्निंग। ये आपका क्या है, ये आपका चक है, ये आपका चक है, ये आपका वर्क पीस है, और ये आपका क्या है, आपका स्पिंडल है। किसका, टेलस्कोप के एंड का, ये आपका स्पिंडल है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने ये डेप्थ ऑफ कट दे दिया है, यहाँ इस तरफ फीड दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था, इनिशियली आपने ये देखा कि ये वर्क पीस कुछ इस तरह से था, और धीरे धीरे करके हमने जैसे ही फीड दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्क पीस क्या हो रहा है, यहाँ से वर्क रिमूव हो रहा है, और ये एक नया शेप, ये प्रोडक्ट जो है एक नया शेप गेट कर रहा है। ठीक है, सो स्ट्रेट टर्निंग का मीन्स क्या होता है, दिस ऑपरेशन इज डन टू प्रोड्यूस अ सिलेंड्रिकल सरफेस बाय रिमूविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप सिलेंड्रिकल सरफेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर से एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल ये टर्निंग ऑपरेशन के थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका स्ट्रेट टर्निंग। अब हम बात कर लेते हैं शोल्डर टर्निंग के बारे में। शोल्डर टर्निंग मीन्स क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा डायमीटर, अगर आपके अलग अलग डायमीटर के शाफ्ट हैं, एक ही डायमीटर है, एक ही शाफ्ट के ऊपर अगर आपके अलग अलग डायमीटर्स के शेप हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शोल्डर टर्निंग। जैसे कि मान के चलिए, ये इस तरह से, ये कोई एक ही शाफ्ट थी, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इसके ऊपर 3 तरह के डायमीटर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह के 3 तरह के डायमीटर्स को हम क्या कहते हैं, जितने भी तरह के डायमीटर्स हों, 3 हों या 4 हों, लेकिन एक ही शाफ्ट पर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर टर्निंग कहते हैं।
अब इसमें कितने तरह के टर्निंग होते हैं? 4 तरह के टर्निंग होते हैं। स्क्वायर टर्निंग, जैसे कि मैंने आपसे कहा कोई भी अगर स्क्वायर है तो आप सिलेंड्रिकल पोर्शन में उसे कन्वर्ट कर दीजिए। बेवल टर्निंग, अगर मान के चलिए ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है कुछ इस तरह से, और अगर आप सामने से फ्रंट से देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बेवल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एंड के पोर्शंस को मैं क्या कर देता हूँ, बिल्कुल हल्का सा इंक्लाइंड पोर्शन दे देता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका, बेवल्ड हो गया। रेडियस है तो रेडियस मीन्स क्या करूँगा, मैं इसको एक रेडियस पोस्चर दे दूंगा। ठीक है, ये रेडियस टर्निंग कर दिया। किस फाइल जो रहती होगी, आपने वर्कशॉप में देखा होगा फाइल का इस्तेमाल करते थे, रूफ आपकी स्मूथ सरफेस स्मूथ फाइल रहती थी, तो स्मूथ फाइल जैसे ही आप इसको कांटेक्ट के बेवल सरफेस पे रखेंगे, ये बेवल सरफेस थी इस तरह से, ये आप बेवल सरफेस पे रखेंगे तो ये सरफेस कैसी हो जाएगी, यहाँ से फाइल को अगर आप इसके कांटेक्ट में रखेंगे, है ना, तो ये रेडियस सरफेस में आ जाएगा। और अंडरकट का मीन्स क्या होता है कि अगर मान के चलिए ये एक शाफ्ट है आपकी, यहाँ एक शाफ्ट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने ये टूल फीड कर दिया, या आपने यहाँ टूल फीड कर दिया, तो फिर बाद में ये शाफ्ट कैसी हो जाएगी, ये शाफ्ट फिर कुछ इस तरह से दिखने लगेगी आपकी अंडर कट करने के बाद। ठीक है, तो 4 तरह से हो गया। सबसे पहले कौन सा हो गया आपका, ये बेवल हो गया। दूसरा आपका स्क्वायर हो गया, और सबसे पहला आपका क्या था, स्क्वायर शेप को स्क्वायर शेप में कन्वर्ट करा था हमने, स्क्वायर शेप को सिलेंड्रिकल शेप में करा था, तो ये हो गया। और लास्ट में कौन सा हो गया आपका, फिर आपका अंडर कट हो गया। तो ये 4 तरह के शोल्डर टर्निंग होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टर्निंग देख लेते हैं, रफ टर्निंग। रफ टर्निंग मीन्स अगर किसी भी सरफेस के ऊपर कोई एक सरफेस है, ये जब भी अब आप ये रेक्टेंगुलर पोर्शन देखें तो आप ये समझ जाइए ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, क्योंकि सिलेंड्रिकल पोर्शन कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा आपको, रेक्टेंगुलर टाइप दिखेगा। इसलिए अब हम जब भी हम रेक्टेंगुलर बनाऊंगा तो आप समझ जाइए ये एक सिलेंडर है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सो ये एक सिलेंडर है। आप मैंने क्या कहा आपसे कि अगर मैंने यहाँ पर ये टूल है और टूल को मैंने डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा दे दिया, मैंने टूल को डेप्थ ऑफ कट एकदम ज़्यादा फीड कर दिया, और फीड तो मुझे इस तरफ देना है, लेकिन ये क्या है, डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ DEPTH, डेप्थ ऑफ कट। अगर मैंने यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, एकदम से ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा दोनों से, और ये शाफ्ट क्या हो रही है, ये रोटेट हो रही है ना भाई, तो ये क्या होगा कि ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा। बट जब ये ज़्यादा रिमूव मटेरियल एकदम सडनली रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सरफेस रफ हो जाएगी, ये आपकी स्मूथ नहीं होगी, तो ये रफ सरफेस हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, रफ टर्निंग कह रहे हैं। चलिए, अब आपने रफ टर्निंग देख लिया, नेक्स्ट क्या है, फिनिश टर्निंग। अब मान के चलिए आपने डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा दे दिया था, जिस वजह से आपका रफ टर्निंग हुआ, ये शाफ्ट काय में बदल गया, रफ सरफेस में बदल गया, लेकिन आपको इसको स्मूथ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, टूल को हम इसके कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं और डेप्थ ऑफ कट बहुत मिनिमम सा मिनिमम देते हैं। सो धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये शाफ्ट क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। ठीक है, फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत हल्का सा, अगर हम बहुत ही माइन्यूट लेवल पे अगर हम चेक करने चले जाएंगे माइक्रो लेवल पर, तो फिर ये रफनेस फिर भी दिखाई देगी। लेकिन फिर भी अगर आप इसको वर्नियर कैलिपर से, या फिर आप इसको वर्नियर कैलिपर से अगर आप देखेंगे, या फिर आप अपना हाथ से इस सरफेस को रब करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। ये कैसी हो जाएगी, बिल्कुल एक फिनिश रॉड हो जाएगी। तो किसी भी मटेरियल को अगर आपको बिल्कुल स्मूथ बनाना है, स्मूथ सरफेस बनाना है, तो उसके लिए हम किस तरह की टर्निंग कहते हैं, उसे हम फिनिश टर्निंग कहते हैं। रफ टर्निंग के ऊपर स्पीड मिनिमम कम रखनी चाहिए, क्योंकि आप डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा रखते हैं, और फिनिश टर्निंग के ऊपर आपकी स्पीड हाई रहती है। नेक्स्ट टाइप की जो टर्निंग होती है वो कहलाती है आपकी टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग का मतलब ये होता है, अगर आपको किसी सिलेंड्रिकल शाफ्ट को अगर किसी कोनिकल शेप में देना है, किसी सिलेंड्रिकल शाफ्ट को अगर आपको कोन शेप देना है, या फिर इस तरह की शाफ्ट को जिसके दो डायमीटर्स बनाने हैं, बट दोनों ही डायमीटर्स क्या हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं, तो इस तरह की शाफ्ट को हम क्या कहते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म को हम कहते हैं टेपर टर्निंग। The operation by which a conical surface of the gradually reduction in a diameter from cylindrical workpiece is called a taper turning. In simple language में हम ये कहेंगे कि अगर किसी शाफ्ट का डायमीटर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है सरफेस पर से, तो उस तरह के सरफेस को हम क्या कहते हैं, उस तरह के ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, टेपर टर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टर्निंग होती है आपकी चैम्फर टर्निंग। चैम्फर मीन्स हल्का सा आप क्या कर रहे हैं, एक वर्क पीस है, यहाँ पर कोई भी एक
ये एक सिलेंडर, ये आप जैसे मैंने आपसे कहा कि अब जब भी मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो आप कंसिडर कीजिएगा, फौरानी कंसिडर नहीं, ये एक्चुअली में सिलेंडर ही होता है। तो सिलेंडर को अगर आपने क्या करा है, अगर आपने सिलेंडर को मशीनिंग की है तो मशीनिंग करते वक्त क्या हो जाएगी, इसकी एजेस बहुत शार्प हो जाएंगी। सो अगर आपने किसी रॉड को अगर आप हाथ से उठाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आपके वो इसकी एजेस आपके हाथ में भी वो लग सकते हैं। तो इसलिए इसकी एजेस शार्प ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चैम्फर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो बेवलिंग हम करते हैं। यहाँ पे जो बेवलिंग टर्निंग आपसे बात कही गई थी, मैंने वहाँ पर शोल्डर टर्निंग में जो कहा था आपसे, बेवल टर्निंग होती है एक्चुअली में यही बेवल टर्निंग। अगर आप बहुत माइन्यूट सा, अगर आप बहुत माइन्यूट सा सिर्फ सरफेस की जो एज है, जैसे ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसकी सरफेस की ये जो एज है, अगर आपको बिल्कुल सा इसकी शार्पनेस को ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टूल लगाकर हल्का सा डेप्थ ऑफ कट देते हैं, बहुत माइन्यूट सा, ताकि इस सरफेस पर क्या आ जाए, एक बेवल शेप आ जाए। ठीक है, तो जैसे ये बेवल शेप आता है तो सामने से किस तरह से दिखता है, फ्रंट शेप से, फ्रंट व्यू से चैम्फर में, तो इसलिए हम इस पर ऑपरेशन को क्या कहते हैं, चैम्फरिंग ऑपरेशन कहते हैं। इस ऑपरेशन को क्यों किया जाता है, अगर जैसे मान के चलिए आपने स्क्रू बनाया है, तो आपको नट के अंदर जब भी इंसर्ट करना होता है, तो आपने देखा होगा स्क्रू को अगर आप कभी भी देखेंगे तो स्क्रू के ऊपर तो ये थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने बॉटम साइड से हमेशा देखा होगा कि स्क्रू हमेशा इस तरह से रहता है। ठीक है, लेकिन बॉटम साइड से, फिर बॉटम पे साइड पे देखेंगे तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही होती है, लेकिन वो साइड से हल्का सा बेवल शेप में होता है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होती है कि ताकि ये नट में आराम से इंसर्ट हो सके। सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा चैम्फरिंग ऑपरेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन। नाउ नर्लिंग ऑपरेशन का मीन्स क्या होता है, नर्लिंग ऑपरेशन सिर्फ इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि आपका कोई भी वर्क पीस है उसके ऊपर स्मूथ, एक ज़्यादा स्मूथ है तो रफनेस हम क्रिएट कर सकें। जैसे ये वर्क पीस है आपका, इस वर्क पीस के ऊपर आप ये देखेंगे, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इस वर्क पीस के ऊपर आपको रफनेस दिखाई दे रही होगी। ये रफनेस किस वजह से आ रही है, ये आपकी रफनेस आ रही है नर्लिंग टूल की वजह से। नर्लिंग टूल हम क्या करते हैं, टूल होल्डर में, टूल पोस्ट में हम इंसर्ट कर देते हैं, और यही इसको डेप्थ ऑफ कट हम डेप्थ प्रोवाइड कर देते हैं और फीड दे देते हैं। तो जैसे ही ये नर्लिंग टूल इस वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है तो ये सरफेस को क्या करता चला जाता है, ये सरफेस को आपकी रफनेस प्रोवाइड करता जाता है, ताकि अगर आपको इस रोड को होल्ड करना है, इस रॉड को अगर आपको होल्ड करना है तो ये इसमें स्मूथ आ जाए, ग्रिप आ जाए आपकी। ठीक है, तो नर्लिंग ऑपरेशन इसलिए परफॉर्म किया जाता है, एंड नर्लिंग ऑपरेशन में नर्लिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका थ्रेड कटिंग ऑपरेशन। थ्रेड कटिंग, कोई शाफ्ट पे अगर किसी भी शाफ्ट पर अगर आपको थ्रेड कट करने हैं तो उसके लिए सिंपल सा आपका ऑपरेशन रहता है, जो कि कहलाता है आपका हाफ नट मैकेनिज्म भी कहलाता है। जैसे मैंने कल आपको कहा था, लीड स्क्रू और पिनियन, अगर आप उसको हेड स्टॉक में आपका इंगेज और डिसंगेज होता है, अगर आप उसे इंगेज कर देते हैं तो लीड स्क्रू और पिनियन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। ठीक है, तो लेथ मशीन पे आप थ्रेडिंग भी बना सकते हैं। थ्रेड्स बनाने के दौरान आपको दो ऑपरेशन बराबर ध्यान में रखने पड़ते हैं। आप सडनली फीड नहीं दे सकते, बहुत स्लो आपको डेप्थ ऑफ कट देना होता है, और फीड रेट जो रहता है उसकी भी आप स्पीड चेंज कर सकते हैं। कल के जो वीडियो आपने देखा होगा तो आपने हेड स्टॉक पर मैंने आपको बताया था, हेड स्टॉक पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर इंगेज और डिसएंगेज के बराबर में भी दो लीवर्स होते हैं, जो ए से बी और सी से डी। ये क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में मोशन होता है आपका टूल का। मींस ये टूल क्या करता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करता है। आप गियर मैकेनिज्म से इसकी स्पीड स्लो या फिर हाई कर सकते हैं। थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में मीन्स आप इसमें लेथ मशीन, थ्रेड कटिंग ऑपरेशन का मतलब ये रहता है कि किसी भी शाफ्ट के ऊपर आप थ्रेड कट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग में मींस कोई भी अगर शाफ्ट है, अगर मान के चलिए आपने इस पर टर्निंग भी कर लिया है, फेसिंग भी कर लिया है, सेंटरिंग भी कर लिया है, और अगर आपको ड्रिलिंग करना है किसी शाफ्ट के अंदर, अगर आपको होल करना है तो आप ड्रिलिंग ऑपरेशन के थ्रू आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन के थ्रू आप किसी भी शाफ्ट के अंदर एक होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान आपको ड्रिल बिट जो है ये यूज़ करनी पड़ती है। ड्रिल बिट अलग अलग साइज़ के आते हैं जो मेंशन किए जाते हैं, 15 के, 18, 20, 25, जितने का भी आपको होल आपको बनाना है उतने साइज़ की आपकी ड्रिल बिट रहती है। तो ड्रिलिंग टूल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बोरिंग ऑपरेशन,
बोरिंग ऑपरेशन हमेशा आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद परफॉर्म किया जाता है। बोरिंग मीन्स क्या होता है, टू इनलार्ज द होल। जैसे आपने किसी शाफ्ट के अंदर होल करा था, अगर जैसे मान के चलिए आपको 25 का होल चाहिए, 25 का होल आपको प्रोड्यूस करना है, तो आप कभी भी डायरेक्टली 25 की ड्रिल बिट नहीं लगा सकते। अदरवाइज अगर आपने 25 की ड्रिल बिट से अगर होल किया डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगा, जॉब टूट जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करके सबसे पहले मैं 10 mm का ड्रिल बिट करूँगा, फिर 12 mm का ड्रिल बिट करना पड़ेगा, फिर 15 mm का करना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे करके मटेरियल रिमूव हो जाए। जब लास्ट में मुझे लगने लगेगा कि हाँ अब मैं इसको आराम से इनलार्ज कर सकता हूँ, उस दौरान फिर मैं बोरिंग टूल हम इंसर्ट करते हैं। हमें इतना डायमीटर बनाना होता है ताकि हम ये बोरिंग टूल की जो आप ये देख रहे हैं, बोरिंग टूल की जो थिकनेस है वो आराम से इस होल के अंदर इंसर्ट हो सके। एक बार बोरिंग टूल की जो थिकनेस है वो अगर इस होल के अंदर इंसर्ट हो जाती है, तो फिर ये डायमीटर को इनलार्ज करना स्टार्ट कर देता है। सो बोरिंग ऑपरेशन का सिर्फ सिंपल सा टर्म है, टू इनलार्ज द होल बाय यूजिंग द बोरिंग टूल। रीमिंग ऑपरेशन आपका बोरिंग ऑपरेशन के बाद होता है। रीमिंग ऑपरेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क रहता है, इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल और इनलार्ज होल। जो भी आपका होल इनलार्ज किया जाता है या फिर कोई भी ड्रिल बिट से ड्रिल होल किया जाता है, उनको सिर्फ फिनिशिंग प्रोवाइड करना होता है रीमिंग ऑपरेशन का। और रीमिंग ऑपरेशन के दौरान जो टूल होता है यूज़, वो होता है रीमिंग टूल। टेपिंग ऑपरेशन नेक्स्ट है हमारा। टेपिंग ऑपरेशन, टेपिंग मीन्स टेपिंग में हम टेपर टूल का इस्तेमाल करते हैं, टेपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं ये एक पहले होल है, ये एक वर्क पीस है। यहाँ पर इस वर्क पीस के अंदर मैंने क्या किया है, एक होल किया है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो भी आपको स्क्रू बनाना है, जैसे मान के चलिए अब आपको यहाँ पर अगर स्क्रू करने के बाद, अगर आपके स्क्रू के थ्रेड्स बनाने के बाद आपका यहाँ का डाया है 36, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको कम से कम 30 का डायमीटर बनाना पड़ेगा, 30 का डायमीटर बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर आपसे मान के चलिए 30 का डायमीटर आपने बनाया, मीन्स ये एक जॉब था और इस जॉब के अंदर आपने क्या किया, 30 का डायमीटर बना दिया। लेकिन अब आप कहेंगे आपने तो कहा था सर कि 36 का स्क्रू बनना चाहिए, यहाँ पर 36 के स्क्रू का होल कट करना चाहिए। होल मतलब स्क्रू कट करने के बाद ये होल 36 का डाया हो जाएगा, लेकिन हमने कितने का कट करेंगे, सबसे पहले हम 30 का डायमीटर का ड्रिल करेंगे इसके अंदर। जब हमने 30 का डायमीटर का ड्रिल कर देंगे तो हम लेकर आते हैं टेपर टूल। टेपर टूल होता है M3। M3 मीन्स 6। अगर आप स्क्रू बनाएंगे, टेपर करेंगे तो दोनों तरफ जाएगा, तो 3 mm किस तरफ होगा, इस तरफ, और 3 mm क्योंकि 30 mm तो ये हो गया आपका डाया, और 3 mm इस तरफ ये मटेरियल रिमूव करेगा, 3 mm इस तरफ मटेरियल रिमूव करेगा, तो ये 30 ये हो गया 30, और 6 ये हो गया, 3 इस तरफ हो गया राइट हैंड साइड, और 3 इस तरफ मटेरियल रिमूव हो गया, तो 30 + 3 कितना होगा टोटल 36। वाकई में इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल विच इज़ यूज्ड इन वाइल इन परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस इन लेथ। तो उसके बारे में उस दौरान मैं आपको हर एक टूल को किस तरह से पहचानते हैं, किसके डायमेंशंस किस तरफ दिखते हैं आपको, ये मैं उस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हाल फिलहाल सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए कि टेपिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट के अंदर स्क्रू बनाने के लिए या फिर थ्रेड्स जनरेट करने के लिए होता है। और टेपिंग ऑपरेशन में सिर्फ जिस तरह से आप ड्रिल बिट क्या होता है, ड्रिलिंग टूल जो रहता है आप लेथ स्टोक में होल्ड कर देते हैं, है ना, इसी तरह से आप टेपर टूल भी आप टेल स्टोक में हेल्ड कर देते हैं, और उसके बाद आपका वर्कपीस मटेरियल जैसे ही रोटेट होता है तो आप टेल स्टोक को धीरे धीरे करके फीड देते हैं, ठीक है, फीड देते हैं और इंसर्ट करते हैं, तो उस दौरान आपके क्या होते हैं, थ्रेड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी सबसे पहले आपको जो टर्निंग पढ़ाया था उस दौरान भी मैंने आपको बताया कि पार्टिंग भी होता है एक तरह से। तो अगर जैसे मान के चलिए एक बहुत बड़ी शाफ्ट है और उसके दोनों को शाफ्ट को जस्ट मिड में से आपको क्या करना है, कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल आपको रिमूव करना है, तो इस तरह के ऑपरेशन को हम क्या करते हैं, पार्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। सो पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है, अगर जैसे मान के चलिए एक आपकी काफ़ी बड़ी बार है, ठीक है, और अगर आपको उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करें, पार्टिंग टूल का इस्तेमाल कीजिए। और आप जब पार्टिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फेसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है एक दौरान। इसमें दोनों के दोनों ऑपरेशंस इकट्ठे परफॉर्म हो जाते हैं। पहली बात तो ये जॉब अलग हो जाएगा इस वर्क पीस से, ये 2 हिस्से हो जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आपका ये जो वर्क पीस अलग होकर आएगा, ये
इसका ये इस तरफ का जो सरफेस होगा ये रफ नहीं हो कि ये कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा, क्योंकि आप पार्टिंग जॉब देख रहे हैं। पार्टिंग जॉब इस तरह किस तरह से है, पार्टिंग जॉब कुछ इस तरह से शेप में है। सो ये जो इसकी शार्पनेस सब तरफ है, इस तरफ भी है हॉरिजॉन्टल में, और ये वर्टिकल एजेस में भी इसकी शार्पनेस होती है, जिस वजह से ये क्या करता है, दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता है। एक तो मटेरियल आपका लॉन्ग क्रॉस सेक्शन में भी निकालता है, और ऊपर से आपका मटेरियल क्या करता है, ये आपका फेसिंग पे से भी फिनिशिंग करता हुआ जाता है। तो कुल मिला के पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन किस लिए परफॉर्म किया जाता है, ताकि आप किसी भी एक लॉन्ग शाफ्ट को आप क्या कर सकें, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, और इसका जो परफॉर्म होता है ये ऑपरेशन एक स्लो स्पीड पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो वर्क पीस है वो सडनली ना टूट जाए। इनिशियली जो पार्टिंग टूल है उस दौरान वर्क पीस की स्पीड जग की स्पीड स्लो रखी जाती है। जैसे जैसे आपका पार्टिंग टूल हम डेप्थ ऑफ कट देते जाते हैं पार्टिंग टूल को, वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, स्पीड भी बाद में बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप स्पीड थोड़ी स्लो रखें। देन उसके बाद जब आपका ये वर्क पीस आपके सेंटर पर लोकेट हो जाता है, देन आप पार्टिंग टूल को डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। एग्जाम से ज़्यादा पार्टिंग टूल के दौरान आप ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट ना दें, अदरवाइज ये वर्क पीस चक में से निकल के बाहर आ जाता है। सो ये थे आज के सारे different operations that can be performed on lathe. If you have any kind of a doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.